हेलो बच्चों, इस पार्ट में हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल्स। देखो, सर्कल्स एक अगर आप 10th में करते हो तो आपके सीबीएसई सिलेबस वाइज सिर्फ टेंजेंट्स हैं, फाइन। बट उसके क्वेश्चंस को हम तब तक अच्छे से नहीं कर पाते जब तक हमारे को उसकी एवरी सिंगल प्रॉपर्टी का पता ना हो। तो हम शुरू से लेके पूरा करेंगे। देखो, सर्कल में सबसे पहले हम टर्म्स को देख लेते हैं। देखो, रेडियस क्या पॉइंट है? वो सेंटर पॉइंट कि जहाँ से अगर हम एक लाइन डालते हुए सर्कल पर लेकर जाएंगे तो वो हमेशा हमेशा इक्वल होगी, दैट इज रेडियस। ठीक है, ओके। डायामीटर एक ऐसी लाइन, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सेंटर को पास करेगी, सेंटर को पास करेगी और सर्कल को दोनों पॉइंट्स पर काटेगी। डायामीटर। सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस क्या है कि सपोज मुझे एक धागा लेके ना, सपोज आपको कोई मॉडल बनाना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है और आपने क्या किया कि उसको धागा चाहिए आपको, तो कितना धागा या कितनी टेप चाहिए या कितना आपको लेस चाहिए, दैट इज उसका सर्कमफरेंस, वो लेंथ कितनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आर्क। देखो बेटा, आर्क क्या होता है? सर्कमफ्रेंस का ना छोटा हिस्सा। जैसे सपोज अगर मैं एक ए पॉइंट ले रही हूँ और एक बी पॉइंट ले रही हूँ, तो ये ए बी का जितना है ना लेंथ, सर्कमफ्रेंस का पार्ट, दैट इज आर्क। नाउ कम टू सेक्टर। सेक्टर में ये हो गया मेरे पास सेंटर। सेंटर से क्या किया मैंने, दो रेडियस ड्रॉ किए, ठीक है। और वो जो दोनों रेडियस हैं उन्होंने सर्कल को टू पार्ट्स में जो डिवाइड किया वो आपके बन गए सेक्टर। ये तो हो गया आपका माइनर सेक्टर क्योंकि छोटा है, ठीक है। और ये हो गया आपका मेजर सेक्टर क्योंकि ये बड़ा है। नाउ कॉर्ड। सेक्टर ड्रॉ करते हुए हमने लिया था सेंटर को और रेडियस दो बना दिए थे। कॉर्ड क्या होता है कि आपने एक पॉइंट लिया और एक दूसरा पॉइंट लिया सर्कल के ऊपर और उनको कर दिया ज्वाइन, ठीक है। तो ये जो लाइन ज्वाइन करने के लिए आपने ड्रॉ की है ये हो गई कॉर्ड। इसने क्या किया, सेगमेंट्स में डिवाइड किया। जो बड़ा वाला पार्ट है उसको आपने कह दिया मेजर सेगमेंट और जो छोटे वाला पार्ट है उसको आपने कह दिया माइनर सेगमेंट, ठीक है। और इसके साथ आपके दो वर्ड्स और आते हैं बेटा। देखो, ये जो आपने कॉर्ड ड्रॉ करी है ना, इसके ऊपर का जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है जो कि सर्कमफ्रेंस का पार्ट बन रहा है, ठीक है, इसको आप कहोगे मेजर आर्क, ठीक है। और ये जो कॉर्ड के नीचे वाला सर्कमफ्रेंस का पार्ट है ना, दिस वन नजर आ रहा है बेटे, इसको आप कह दोगे माइनर आर्क, ठीक है। यही वर्ड्स देखो हम हर जगह यूज़ करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज़ में भी हर जगह, तो इसका अच्छे से पता होना ज़रूरी है। अभी आप देखो, अगर आप इसको और इसको कंपेयर करो तो डायामीटर भी तो एक कॉर्ड ही है ना बेटा, है ना, लेकिन सबसे बड़ी लेंथ की है। तो आप क्या कह सकते हो, डायामीटर इज द longest chord of the circle, this is called longest chord of the circle, ठीक है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पॉइंट टेंजेंट पे। देखो, आपने सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट से आपने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि सर्कल को सिर्फ टच कर रही है और वो टच हमेशा एक ही पॉइंट पर करेगी, दैट इज नोन एज टेंजेंट। और इसके साथ एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इसको कभी भी सेंटर से ज्वाइन करोगे ना तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। लेकिन अगर यही लाइन आपकी काट रही है टू पॉइंट्स पे, देखो यहाँ पर वही लाइन मैंने जब थोड़ी नीचे खिसका दी तो उसने सर्कल को टू पॉइंट्स पे काटा, तो ये जो आपकी बन गई, ये आपकी बन गई सीकेंट लाइन। देखो, लाइन बनानी होती है बेटा हमारे को दोनों तरफ से ना, इसको एरोज डालने होते हैं, ओके। टर्म्स के बाद हम करते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स, ठीक है। बेटा इसकी कोई क्लास नहीं है कि आपका 9th क्लास का है या 10th क्लास का है या कोई क्लास का है, ये तो एक बार शुरू हो गई तो बस जब तक आपको सर्कल्स पढ़ना है तब तक ये यूज़ होंगी, इनको बहुत अच्छे से समझ लो। दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं कब, जब उनके रेडियस इक्वल होते हैं। तो यानी कि एक मेरे पास ये सर्कल है और एक मेरे पास ये सर्कल है, और अगर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है
तो जो सर्कल 1 है और जो सर्कल 2 है, C1 एंड C2 आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, यहाँ मैंने सर्कल को C1 और C2 दिया है और रेडियस को क्या दिया है, सेंटर क्या है यहाँ पर O। देखो यहाँ पर इन वर्ड्स पर ध्यान देना है बेटा, सेंटर O है, OA रेडियस है, C1 सर्कल है। बट जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपको तो दोनों के रेडियस इक्वल नहीं दिख रहे, है ना। आपको क्या दिख रहा है कि जो OA है वो OB के इक्वल नहीं है। तो इस केस में जो हमारा थर्ड सर्कल और जो फोर्थ सर्कल है ना, ये सिमिलर हैं। C3 एंड C4 आर सिमिलर। ठीक है, फाइन। डायामीटर ऑफ सर्कल इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये हमने भी ऊपर टर्म्स में भी इसको डिस्कस कर लिया कि कॉर्ड क्या होती है, कि आपने सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स लिए और उनको ज्वाइन किया तो बन गई कॉर्ड। पर अगर वही कॉर्ड आपकी पास कर रही है सेंटर से तो उसकी लेंथ होने वाली है मैक्सिमम, तो इसको हम इनडायरेक्टली दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ओके, कम टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। परपेंडिकुलर फ्रॉम रेडियस टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो सबसे पहले तो बेटा कॉर्ड बता दो। ठीक है, सबसे पहले आप बना दो, ये रही आपकी कॉर्ड और ये आपने लिया सेंटर और इससे आपने डाल दिया परपेंडिकुलर। सेंटर क्या हो गया O, कॉर्ड क्या हो गई AB, और कॉर्ड AB को जो आपने सेंटर से परपेंडिकुलर डाल रहा है वो अभी फिलहाल हम कहेंगे इंटरसेक्ट कर रहा है D पे। अब यहाँ ये तो बात पक्की हो गई कि O इज द सेंटर, यानी कि इस प्रॉपर्टी को हम सिर्फ तभी यूज करेंगे जब हमारे पास O होगा सेंटर। ओके, अब शुरू करो। इफ OD is perpendicular to AB, है ना, then AD is equal to DB, then AD is equal to DB। ठीक है, प्रॉपर्टी एक हो गई। अब देखो इसी को हम उल्टा करेंगे और इसी में से दूसरी प्रॉपर्टी लगा देंगे। if AD is equal to DB, then OD is perpendicular to AB। तो आप देख रहे हो एक में से दो प्रॉपर्टी बन गई, लेकिन दोनों के लिए कंडीशन क्या ज़रूरी है कि जो हमने परपेंडिकुलर डाला है वो सेंटर से पास होना ही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। द कॉर्ड्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। अच्छा ठीक है, इसका मतलब उसने क्या है, दो कॉर्ड्स बना देते हैं पहले। एक कॉर्ड हमारे पास AB हो गई, एक कॉर्ड हमारे पास CD हो गया। आप देख रहे हो बेटे मैंने पैरेलल नहीं बनाई, क्योंकि अगर मैं पैरेलल बनाती हूँ तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं ये कह रही हूँ कि वो सिर्फ पैरेलल लाइंस पे एप्लीकेबल है। मैंने रैंडमली कोई भी दो कॉर्ड्स ड्रॉ करी हैं और ये रहा इसका सेंटर O। तो उसने कहा कि अगर मैं इनसे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो यहाँ पर उसने वर्ड आपको कहा है बेटे डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस जब भी वो आपको कहेगा ना, इसका क्या मतलब है कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट वन। आपके दिमाग में आएगा ठीक है ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, तो ये भी तो डिस्टेंस हो गया, बट दिस इज नॉट परपेंडिकुलर ना। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। इसलिए अगर उसने आपको कहा है ऐसा इक्विडिस्टेंट, तो इसका मतलब वो लाइन परपेंडिकुलर तो है ही है। ओके, द कॉर्ड्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। तो मैं इसको नाम दे देती हूँ E और इसको नाम दे देती हूँ F। तो भाई ये तो पहले ही श्योर हो गया कि O इज द सेंटर, तो इसलिए हम जब भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी करेंगे हमारे को इसको बार बार लिखना नहीं है। उसने कहा है इफ OE इज इक्वल टू OF, देन AB इज इक्वल टू CD। तो जैसे यहाँ पर हमने एक में से दो प्रॉपर्टीज निकाल ली थी ना, यहाँ पर भी हम करने वाले हैं यही। ये हमने कर दी थर्ड, है ना। उल्टा कर दो कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं, दो कॉर्ड्स सेंटर में सर्कल पे इक्वल हैं, तो वो इक्विडिस्टेंट भी होंगी सेंटर से। तो एक में से आपकी दो प्रॉपर्टीज निकल गई। क्वेश्चन में दिया है कि OE इज इक्वल टू OF, तो आप मान लो AB इज इक्वल टू CD है। क्वेश्चन में दिया है दो कॉर्ड्स इक्वल हैं,
तो आप मान लो कि उनके ऊपर जो परपेंडिकुलर्स हैं वो भी इक्वल हैं, तो हम इनको उल्टा भी यूज़ कर सकते हैं, वाइस वर्सा भी हैं, ठीक है। कम टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। नाउ इसका क्या मतलब है, देखो मैंने एक कॉर्ड ली, ठीक है, और ये अब देखो इसने क्या किया, अभी आपने सेगमेंट पढ़ा ना क्या होता है, ये इसका मेजर सेगमेंट है। तो मैंने क्या किया, इस कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स थे उनको लेते हुए इसके ऊपर कोई एंगल डाला, ठीक है, दूसरा भी डाल दिया। अब ये दोनों सेम सेगमेंट हैं, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों सेम सेगमेंट में हैं। कैसे, दोनों मेजर आर्क के ऊपर हैं, जो मेजर सर्कल के आर्क के ऊपर हैं, तो ये हमेशा इक्वल होंगे, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी कॉर्ड अगर है और मेजर सेगमेंट में आप जितने भी एंगल्स लगाओगे वो इक्वल होंगे ना। यहाँ पर ना बेटा आप एक पॉइंट पे और ध्यान दो, ए बी दो पॉइंट्स हैं, है ना, और मैंने कॉर्ड ड्रॉ कर दी है, ओके। अगर यही ए बी दो पॉइंट्स को मैं कॉर्ड नहीं भी बनाती हूँ तो क्या हो गया, एंगल तो ये तब भी इक्वल रहेंगे ना बेटा। मैंने माना है कि ये दोनों सर्कल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, है ना, और कॉन्ग्रुएंट है मतलब रेडियाई इक्वल है, और ए बी ये वाली कॉर्ड और ये वाली जो आर्क है इन दोनों केसेस में इक्वल है, यानी अगर मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ तो इसका ए बी और इसका ए बी इक्वल होगा। तो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, आपकी बार तो मैंने कॉर्ड ड्रॉ नहीं करी, लेकिन कॉर्ड ड्रॉ करने से हुआ क्या, हद से ज़्यादा एक ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया, बट इससे हमारी प्रॉपर्टी नहीं बदल जाएगी। ये आर्क पे कहो या कॉर्ड पे रहो, प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वेयर जो ए बी है कॉर्ड भी हो सकती है और ए बी जो है वो आर्क भी हो सकती है, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप इस पॉइंट में मत हो कंफ्यूज। एक प्रॉपर्टी और रह गई बेटा इसके साथ, हाँ एक प्रॉपर्टी और क्या रह गई, कि सपोज ये सर्कल है मेरे पास और ये मैंने ए बी कॉर्ड ले ली, आर्क भी हो सकती थी, और ये मैंने बना लिया कोई एंगल, कोई भी बना लिया, से एंगल 1। ये तो है आपका सर्कल के ऊपर, ध्यान से सुना, सर्कल के ऊपर। अब ये मैंने लिया सेंटर, और वही कॉर्ड जिससे मैंने सर्कल के ऊपर एंगल डाला था उससे मैंने एंगल डाल दिया कहाँ, सेंटर के ऊपर। तो जो सेंटर का एंगल है ना वो सर्कल के एंगल से हमेशा डबल होगा ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि एंगल 1 जो होगा हमेशा हाफ ऑफ एंगल 2 होगा, और एंगल 2 जो होगा हमेशा ट्वाइस ऑफ एंगल होगा। जैसे भी आपने कहना है कह दो, यानी कि वो कॉर्ड जब सेंटर पे एंगल बनाएगी वो हमेशा हाफ होगा, जब वो डबल होगा जब वो सर्कल के ऊपर एंगल बनाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगेन ऑल प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अब एंगल्स ऑपोजिट टू अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ये इसने लिखा है ऑपोजिट एंगल्स। अब यहाँ ये ऑपोजिट एंगल्स का क्या मतलब है, देखो जो सपोज मेरे पास ये ना ये कॉर्ड है, कोई भी कॉर्ड है, तो ये वाला इसका हो गया मेजर सेगमेंट, है ना, और ये हो गया इसका माइनर सेगमेंट। अब देखो एक ना मैंने यहाँ पर बनाया एंगल और एक माइनर सेगमेंट में ले जाके बना दिया, ठीक है। जो मेजर सेगमेंट में बनाया उसको मैंने लिखा 1, और जो माइनर सेगमेंट में बनाया उसको लिखा 2। कुछ भी लिख लो बेटे, ये मैटर नहीं करता, ये हमेशा 180 डिग्री के होंगे ही होंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर हमने कोई कॉर्ड या आर्क ली है, अगर सेम साइड पे एंगल है तो इक्वल होंगे, लेकिन अगर ऑपोजिट साइन में है तो हमेशा आपके पास वो सप्लीमेंट्री ही होंगे, ठीक है। तो और अच्छा बेटे एक बात देखो, अगर मैं इसी प्रॉपर्टी को एक और जगह लगाऊं, देखो वो तो बाकी तो हमारी इंटेलिजेंस है ना, ये मैंने लिया सर्कल, ठीक है, अब की बार मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने सेंटर से ही पास करा दिया ना, ए बी को डायमीटर ही मान लिया। अब अगर मैं इस प्रॉपर्टी को कंसिडर करूं तो ये जो डायमीटर बन गया ये यहाँ से कौन सा एंगल बना रहा है, 180 डिग्री।
और अब आप इसी कॉर्ड के थ्रू बना दो, जो हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड है उस पर बना दो, अगर मैं इसको O ले लूँ, इसको आप ले लो C, तो ये सर्कल के ऊपर आ गया। तो इसका मतलब एंगल O जो होगा वो डबल ऑफ एंगल C होगा, है ना। अब ये कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का। तो इसका मतलब हमारे पास जो एंगल C आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। यहीं से हमारी प्रॉपर्टी निकली क्या? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आप इनको वर्ड्स में लिख लेना बेटा, ठीक है। ओके, अब कुछ एक्स्ट्रा ना, देखो, अ सर्कल कैन सर्कमस्क्राइब अ रेक्टेंगल। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि सपोज जैसे आपके पास ये, आपको यहाँ पर ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इसकी जो 3 वर्टिसेस हैं, है ना, एक ऐसा सर्कल हमने बनाया है जो बाहर से इन तीनों वर्टिसेस को टच कर रहा है। देखो इसमें भी आप देख लो, आप चाहो तो इसको आप रेक्टेंगल बना लो, चाहो तो स्क्वायर बना लो, कोई भी फिगर बन सकती है। इसको भी अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसको भी हम सर्कमस्क्राइब कर सकते हैं, यानी उसकी चारों वर्टिसेस को टच करते हुए हम एक बना सकते हैं क्या? सर्कल। और कोई भी पॉलीगन। तो आप क्या मतलब यहाँ से आपने ओवरऑल रिजल्ट क्या निकाला कि जो क्लोज्ड फिगर्स हैं वो आप कोई भी सर्कल के अंदर बना सकते हो, यानी किसी भी क्लोज्ड फिगर को आप सर्कमस्क्राइब कर सकते हो। फाइन, दूसरा आ जाओ। ये तो ओके, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी आपको, इससे सारा समझ में आ गया, इस फिगर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चलो, अ सर्कल कैन बी इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ स्क्वायर ट्राइंगल एट। अब देखो इंस्क्राइब्ड में क्या है, ये सर्कल ना उस फिगर के अंदर बना हुआ है, सर्कमस्क्राइब्ड में क्या होता है, उस फिगर के बाहर बना हुआ है। यहाँ पर ये सर्कल है आपके पास, ठीक है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर आपने सर्कल को इंस्क्राइब करा हुआ है। यहाँ पर ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर आपने इसको इंस्क्राइब करा हुआ है। दिस इज काइट, है ना। काइट की प्रॉपर्टीज में बेटा क्या होता है कि जैसे मान लो ये साइड और इस साइड के इक्वल है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल होती हैं। सो मतलब जैसे अगर आप इसको बनाओगे और चारों साइड्स इक्वल होंगी, है ना, तो वो तो काइंड ऑफ रोम्बस या स्क्वायर भी हो सकता है, ये एंगल 90 डिग्री का है तो। बट अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं और ये दो साइड्स इक्वल हैं तो वो काइट हो गई। तो अगर हमारे पास कोई काइट है तो उसके अंदर भी हम एक सर्कल को कर सकते हैं इंस्क्राइब। देखो बेटा, पॉइंट ऑफ कॉमन सेंस, हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास कोई कॉर्ड है ना, तो सेंटर से अगर हम उसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो इसका डिस्टेंस बनेगा। अब आप खुद ही सोच लो कि उस कॉर्ड को अगर हमने डायामीटर ही बना दिया है ना, तो वो परपेंडिकुलर क्या डालोगे, उसका तो सेंटर ज़ीरो ही हो गया ना। तो मतलब जस्ट एक कॉमन सेंस की बात है कि मैं आपके दिमाग में डाल रही हूँ कि अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपसे वो क्वेश्चन कर लेता है कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है ना उसका आप सेंटर ऑफ द सर्कल से डिस्टेंस बताओ, तो आप ना एकदम क्वेश्चन देख के घबरा जाओगे कि ये क्या हो गया। तो आप सारे पॉइंट्स को कंबाइन करो। सबसे पहले सोचो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, डायामीटर, ठीक है। डिस्टेंस, अब वो बेचारी तो खुद ही सेंटर से पास कर रही है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, 0। तो बस आप उसको लिख दो। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक काइंड ऑफ इमेजिनेशन इज नेसेसरी। अब फिर ये इस पॉइंट को भी देखना बेटा, ये भी आपके पास एक इमेजिनेशन का पॉइंट है। मैं यहाँ पर इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको उस तरह से चीज़ों को इमेजिन करना आ जाए। देखो मेरे पास ये कॉर्ड है ना, इसका सेंटर से कुछ डिस्टेंस हो गया, मान लो कुछ होगा। अब मैंने क्या करा, थोड़ा सा अंदर गई सर्कल के और इस कॉर्ड को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। अब ये कॉर्ड तो हो गई लंबी, डिस्टेंस हो गया कम। देखो उसका डिस्टेंस ओ ए था, इसका डिस्टेंस हो गया ओ बी। फिर क्या किया मैंने, थर्ड बार टाइम ना इसको थोड़ा सा और अंदर कर दिया। तो जैसे जैसे मैं अंदर चलती चली जा रही हूँ कॉर्ड की लेंथ बढ़ती चली जा रही है और सेंटर से उसका डिस्टेंस होता चला जा रहा है कम। सो दिस इज ऑब्जर्वेशन। अब इससे आप एक और पॉइंट बना लो, एक और प्रॉपर्टी बना लो कि अगर टेंजेंट कोई होगी तो डेफिनेटली वो सर्कल को टच करके जा रही है, तो उसका जो सेंटर होगा, डिस्टेंस से डिस्टेंस होगा, वो हमेशा
मैक्सिमम होगा। अब अगर आपने उस पॉइंट को सोच लिया है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो बस समझ लो कि आप इमेजिन करना अच्छे से जानते हो। इसका मतलब देखो, डिस्टेंस ऑफ secant from center is always less than distance of tangent from center। देखो, आपके सामने इस तरह के वर्ड लिखे हुए हैं, आप सोचो अरे बाप रे कितना मुश्किल सी बात है, लेकिन आप देख रहे हो क्या बेसिक्स में से ही निकले हुए हैं। तो अगर हमको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि खासकर ज्योमेट्री में प्रॉपर्टीज़ तो हमारे पास उतनी ही होती हैं जितनी मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ सर्कल के अंदर। कोई भी प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा नहीं है ना। लेकिन फ़र्क क्या है कि जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो जो भी लैंग्वेज लिखी हुई है आप उसको समझ पाओ, अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी को ढूंढ के उसके अंदर लगा पाओ। अब फिर से देखना, ये जो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट देने वाली हूँ ना, ये फिर से ना बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेशन वाला पॉइंट है। ज़रा आपको एक सेकंड में इसको पॉज करके फटाफट से सुनो और पता लगा के मुझे बताओ कि क्या आप इसको सोच पाए। देखो, ये आपके पास सर्कल है, ठीक है, ये कॉर्ड है, ये रहा आपका सेंटर, आपने इसको ज्वाइन कर दिया, ये हमेशा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। कैसे? क्योंकि ये इज इक्वल टू ये, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, है ना। तो अगर सपोज उसने आपको ये वाला एंगल दे दिया है तो आप झट से ये एंगल निकाल दोगे, क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अब देखो, आपको इस प्रॉपर्टी को यूज़ कहाँ करना है। देखो, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। ये आपके पास एक सर्कल था, है, ये आपने एक डाली कॉर्ड, ठीक है, उसने आपसे क्या कहा, इतना ड्रॉ कर दिया बस, इसको एंगल नाम दे दिया 1, ठीक है, और ये उसने आपको दे दिया कि दिस एंगल इज़ ऑफ 30 डिग्री। अब आप चकरा गए कि ऐसी तो हमारे पास सर्कल में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, तो भाई हम इस एंगल को कैसे निकालें। नो, यहीं पर रुको, जितनी प्रॉपर्टीज़ भी आपको आती हैं उनको सोचो और अकॉर्डिंगली इसमें कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करो। मेरे पास कौन सी रिलेटेड प्रॉपर्टी है कि ये वाला एंगल हमेशा इस एंगल से हाफ होगा, ठीक है, तो ये हो गया 60 डिग्री। फिर मैंने इस वाली इमेजिनेशन को यूज़ किया, जो कि एक्चुअली नॉट अ प्रॉपर्टी बट इमेजिनेशन है, जिसने मुझे यहाँ पर इसको सॉल्व करने में हेल्प करी। अब ये मेरे पास कौन सा ट्रायंगल बन गया है, ओ ए बी। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इस इमेजिनेशन से हम इस चीज़ को याद कर चुके हैं और हमने बड़े तरीके से एग्जामिनर को आंसर दिए, बिकॉज दीज आर रेडियाई, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। तो भाई अगर ये 60 डिग्री है और अगर मैं इसमें एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा देती हूँ तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, एंगल 1 भी 60 डिग्री आ गया और एंगल 2 भी 60 डिग्री आ गया। इसका मतलब फिर आपने क्या इमेजिन किया कि अगर यहाँ पर उसका एंगल 30 डिग्री का है तो सेंटर के साथ वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, है ना। है ना मज़ेदार बेटा। तो बस इसी तरह इमेजिन करते रहना चीज़ों को और टफ से टफ क्वेश्चन को बिल्कुल इजी बनाते जाना। ओके ओके बच्चों, इस पार्ट में हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट्स कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि टेंजेंट है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक मेरे पास सर्कल है, कोई सेंटर ओ का, और मैंने उसके ऊपर ये पॉइंट लिया, ठीक है। इस पॉइंट से मैंने ड्रॉ की एक लाइन जो सर्कल को सिर्फ उस पॉइंट पे टच करेगी, ओनली टच। देखो, टेंजेंट के साथ वर्ड आएगा टच। अगर वही लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर जाती है तो वो टेंजेंट नहीं रहती, वो क्या बन जाती है, सीकेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो हमने किसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है, टेंजेंट को। उसमें हम एक बात मानकर चलेंगे जो हमें पता है ऑलरेडी, कि अगर हम उस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम इस फिगर में देखें तो दिस इज़ अ सर्कल,
विथ सेंटर O, ठीक है। एक तो ये चीज़ इनमें कंफर्म है। दूसरा, AC and BC are two tangents from an external point C, from an external point C। और इसके अकॉर्डिंगली, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली, अगर मैं सेंटर ऑफ द सर्कल को ले लूँ O, then OA is perpendicular to OC and OB is perpendicular to BC, है ना, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। ओके, अब बाकी सारी प्रॉपर्टीज को करने के लिए सबसे पहले मैं दो ट्रायंगल्स ले लूँगी और उनको कर दूँगी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कौन से ट्रायंगल्स? इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC। AOC में OA इज इक्वल टू OB है। क्यों? रेडियाई हैं दोनों, है ना, और रेडियस तो हमेशा सर्कल का इक्वल ही होता है। अच्छा, OC इज इक्वल टू OC कैसे? कॉमन। बेटा रीज़न ज़रूर लिखना, अगर आपको कहीं प्रूव करने को आता है ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलैरिटी वट एवर, तो आप उसके रीज़न ज़रूर लिखोगे। फाइन। अच्छा, अब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से जो इसको कि हमने ऐसे लिखा है, इसका एंगल A और इसका एंगल B हो गया हमारे पास 90 डिग्री का है। कैसे? बाय एस, मतलब एस OA is perpendicular to AC and OB is perpendicular to BC। ओके, अब लिखते हैं, देखो इसकी कॉन्ग्रुएंसी। ये हमने एक ट्रायंगल डाला, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन डाला, ये हमने दूसरा ट्रायंगल डाला, और पहले हमने लिख दिया OA इज इक्वल टू OB। अब एंगल A के साथ एंगल B आना चाहिए, आ रहा है, ठीक है। और OC इज इक्वल टू OC। देखो चेक करते हैं कॉन्ग्रुएंसी को। OC इज इक्वल टू OC, एक छोड़ के एक OC आ रहा है, एक छोड़ के एक OC आ रहा है, इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक लिखी है कॉन्ग्रुएंसी। नाउ द पॉइंट इज, कौन सा रूल? देखो, RHS रूल या SAS रूल? SAS रूल में अगर मान लो मेरे पास ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मुझे इसको RHS कॉन्ग्रुएंसी में देना है तो R इज राइट एंगल, H इज फॉर हाइपोटेन्यूज एंड S इज फॉर साइड। इसका मतलब ये साइड, एनी साइड, देखो वो नीचे वाली भी हो सकती है, ऊपर वाली भी हो सकती है। दिस इज RHS। बट अगर यहीं हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड इक्वल होगी, ये साइड इक्वल होगी, तो एंगल ये वाला, चाहे राइट एंगल हो कोई भी हो, अगर इंक्लूडेड हो तो SS कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखो बेटा, तो मैंने हाइपोटेन्यूज लिया है जो कि 90 डिग्री के ऑपोजिट की साइड है। इसका मतलब मैंने कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया है? RHS रूल। नाउ हाफ ऑफ द वर्क इज डन, बिकॉज आपकी सारी प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स आपकी जो हैं इसी कॉन्ग्रुएंसी में से निकलने वाली हैं। अब देखना, अगर मैं इसके CPCT को कंसीडर करूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है? AC इज इक्वल टू BC, ये रिजल्ट आ रहा है मेरे पास। ये आपकी प्रॉपर्टी फर्स्ट बन चुकी है। देखो अभी हम लिखते हैं प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है। और आप देखो कि अगर मैं इसका एंगल O ले लूँ, ये वाला एंगल 1, और इसका एंगल O ले लूँ, ये वाला 2, तो आप देख रहे हो इसका एंगल O इस ट्रायंगल के O के इक्वल है। इसका मतलब एंगल O, एंगल 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ से हम निकालने वाले हैं टेंजेंट की प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। चलो, तो AC इज इक्वल टू BC में से तो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो है वो क्या आ गई कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, अब क्या मैंने मिस कर दिया? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। और इस प्रॉपर्टी को हम बहुत 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 ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये तो अंडरस्टूड हो गई, ठीक है।
ये आपके पास अंडरस्टूड हो गई, जिसके आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन आया कि टेंजेंट है तो सेंटर के साथ 90 डिग्री आपने बिना सोचे समझे झट से सोच लेना है। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कि टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल, और अगर जो टेंजेंट्स हैं सेंटर से, देखो इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहोगे कि सेंटर एंड इफ सेंटर एंड सी, दैट मीन्स कि यहाँ पर सी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट आर ज्वाइंट, दे बाइसेक्ट द एंगल, बाइसेक्ट द एंगल। कौन सा एंगल, जो रेडियस और उसके बीच में बन रहा है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। बेटा प्रॉपर्टीज तो सारी इंपॉर्टेंट होती है, क्यों, क्योंकि उन्हीं को सॉल्व करके ही तो हम क्वेश्चंस तक पहुंचते हैं, है ना। अब एक पॉइंट और देखो, ये देखो मेरे पास यहाँ पर ओ ए सी बी क्या बन गया, अ क्वाड्रिलेटरल बन गया ना। अब क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से एंगल ए प्लस यहाँ पर जो मैं एंगल ओ कह रही हूँ ना, कंप्लीट एंगल कह रही हूँ, क्योंकि मैंने क्वाड्रिलेटरल लिया है ना। यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज एक्चुअल में आप देखो बेटा ये भी एंगल ओ है, ये भी एंगल ओ है, बट हमको पूरा लेने हैं क्योंकि हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, है ना। एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा, है ना। ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गई। नाउ अब ये एंगल जो B है ये भी आपका 90 डिग्री का है, और एंगल A जो है ये भी आपका 90 डिग्री का है। तो एंगल A प्लस एंगल B मिला के आपका हो गया 180 डिग्री, और इसको हमने यहाँ ला के कर दिया सब्ट्रैक्ट। तो एंगल O प्लस एंगल C जो हो गया, उसका जो सम हो गया वो आपके पास हो गया 180 डिग्री। तो यानी कि यहाँ से हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी निकली उसमें क्या है कि ऑपोजिट एंगल्स from the point of contact and at the center are supplementary। ठीक है, तो बस इतनी सी प्रॉपर्टीज हैं टेंजेंट्स की, और आपको इनको लगाना है। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1 की लेंथ ऑफ, प्रॉपर्टी नंबर 1 की लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। प्रॉपर्टी नंबर 2 कि अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो टेंजेंट का है, दोनों एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, दिस वन, और जो सेंटर है, उन दोनों का सम लेंगे तो वो ऑलवेज 180 डिग्री होगा। अब आ जाओ थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पर, वो क्या है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और जो सेंटर है टेंजेंट्स में, उनके जो एंगल का सम होगा 180 डिग्री, और सॉरी हाँ, और ये वाला जो एंगल होगा ओ एंगल, वो उस लाइन से बाइसेक्टेड होगा, किस लाइन से, जो कि सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर रही है। बस अगर आप इतनी प्रॉपर्टीज याद कर लेते हो तो बस बेटा क्वेश्चंस में इनको लगाना ही एक्चुअल ट्रिक है। तो आपको अगर ये प्रॉपर्टीज समझ में आ गई हैं तो रटने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, और आप इनको क्वेश्चंस में अच्छे से लगा भी लोगे। ओके, अब देखो अगर आप उसको आप यहाँ से देखो तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी भी निकल आती है कि सपोज मेरे पास कोई एक सर्कल है, ठीक है, और उस सर्कल पर ना एक मैंने बनाया डायामीटर, और डायामीटर के साथ जहाँ जहाँ वो डायामीटर उस सर्कल को कर रहा था टच, वहाँ से हमने डाल दी बेटा दो टेंजेंट्स। ठीक है, तो ये आपका तो हो गया एंगल 90 और ये एंगल 90, तो आपका प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हो गया कि टेंजेंट हमेशा सेंटर के साथ 90 डिग्री बनाती है। अब आपको ये देखना है कि अगर वो एंड ऑफ द डायमीटर्स पे बनाई गई है तो वो पैरेलल हैं। ठीक है, प्रूव भी करके देख लेते हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है टफ लेवल का तो उसमें आप इसको डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हो। अब देखो मैं प्रूव कैसे करूँगी। मैंने क्या किया, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दी ओ सी। ठीक है, किसके ऊपर, पी क्यू आर और एस मेरे पास दो टेंजेंट लाइंस हैं। देखो और भी अगर मैं एक्यूरेट बोलूँ तो L1 और L2 मेरे पास दो टेंजेंट्स लाइन हैं जो एंड ऑफ द डायमीटर पे बनाई गई हैं, और उनको पैरेलल प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया है, एक कंस्ट्रक्शन की है जिसमें ने OC पैरेलल टू OC
पैरेलल टू पी क्यू डाल दिए बस, ठीक है, ओ सी पैरेलल टू पी क्यू। नाउ अब अगर पैरेलल डाली है, देखो ओ सी पैरेलल टू पी क्यू डाली है, तो एंगल 1 को क्या होना होगा 90 डिग्री, बिकॉज अगर मैं इसको 2 ले लूँ, इसको थ्रू ले लूँ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को सप्लीमेंट्री होना होगा। वाई? बिकॉज दिस इज पैरेलल टू दिस। ओके, अब ये एक स्ट्रेट लाइन है। डायामीटर, अगर मैं कहूँ ए बी को डायामीटर कहूँ, तो ए बी तो एक स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, तो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से एंगल 1 प्लस एंगल 4 को 180 डिग्री होना होगा। क्यों? ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर। फाइन। अब हमने देखा फर्स्ट और सेकंड से, हमने देखा कि जो एंगल 4 प्लस एंगल 3 है वो हमारे पास बन रहा है 180 डिग्री, है ना। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट OC इज पैरेलल टू RS। ठीक है, अब OC हमने जब कंस्ट्रक्शन करी थी तो OC हमने पैरेलल टू PQ बनाई थी, OC इज इक्वल टू RS हमने प्रूव कर दी। तो इसका मतलब क्या हो गया, PQ is parallel to RS और L1 is perpendicular to parallel to L2। इसका मतलब अगर हम end of the diameter के ऊपर जो points of contacts हैं उनसे tangents को draw करते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे के parallel होते हैं। प्रूव करना पड़े प्रूव कर दो, टफ क्वेश्चन आया है डायरेक्टली यूज कर लो, MCQ आया है ऐसे ही टिक कर दो। फाइन। ये बच्चों मुझे ना एक बड़ी प्यारी सी इमेज मिल गई थी गूगल पर, तो मैंने यहाँ आपके लिए डाल दी है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ना सारी प्रॉपर्टीज़ आपको एक ही जगह लिखी हुई मिल गई हैं। एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आप समझ जाओ। आप प्रॉपर्टी नंबर 1 में देखो बेटा, ये वाली जो आपकी आर्क है ना, ये आर्क ही तो है। क्या हो गया, आपने कॉर्ड नहीं बनाई, आर्क है तो आर्क को ले लो। ये एंगल वो बना रही है सेंटर के साथ, है ना, और ये एंगल वो बना रही है सर्कल के ऊपर। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में ये रिलेशन शो करेंगे कि जो भी एंगल होगा ऑलवेज डबल ऑफ एंगल भी होगा। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ। फिर से क्या है, इसने कॉर्ड ड्रॉ नहीं करी, मैं कर देती हूँ, बात तो एक ही हो जाएगी, है ना। देखो मैंने कॉर्ड ड्रॉ कर दी, उसने नहीं करी थी। तो चाहे आर्क हो चाहे कॉर्ड हो, ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ही रहेंगे और इक्वल ही रहेंगे। एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। देखो अगर मैं इसी प्रॉपर्टी को यहाँ लगाऊं, ये 180 डिग्री है तो इसको होगा 90 डिग्री। टेंजेंट हमेशा सर्कल के साथ 90 डिग्री, सेंटर के साथ 90 डिग्री बनाती है, ये हो गया। ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री, ठीक है। इफ OB is perpendicular to AC then AB is equal to BC, और reverse is also, converse is also true। लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, है ना। और अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, देखो बेटा यहाँ पर इसने जो साइन डाला है ना कि दोनों ही एक दूसरे के लिए ट्रू हैं। एक आप और चीज़ देख सकते हो बेटा यहाँ पर, अगेन विद ऑब्जर्वेशन है कि सपोज ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल इसने बनाया हुआ है ना बेटे, इस पॉइंट पे टेंजेंट है ना। तो टेंजेंट वाले पॉइंट को छोड़ दो और जो बाकी दो वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के, उनके जो एंगल्स बन रहे हैं ना, ये इस एंगल बी का ये एंगल ए ऑल्टरनेट सेगमेंट है ना, और इसी तरह से इस एंगल सी का ये एंगल डी एक ऑल्टरनेट सेगमेंट में है। तो जब भी कोई भी सेगमेंट ऑल्टरनेट सेगमेंट, एंगल्स ऑल्टरनेट सेगमेंट में होते हैं, दे आर ऑलवेज इक्वल। ये आपको थोड़े से जो हॉट्स टाइप के क्वेश्चंस हैं या जो MCQs हैं उनको हैंडल करने के लिए प्रॉपर्टी आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। और नेक्स्ट 2 भी ऐसी हैं, देखो कुछ क्या है वो, एक सर्कल के अंदर उसने दो कॉर्ड्स ड्रॉ करी हैं AB और CD, और वो कुछ उसने इस ढंग से ड्रॉ करी हैं कि वो सर्कल के अंदर आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। अगर ऐसा होता है तो जो उनके सेगमेंट्स होते हैं, देखो जैसे अगर कॉर्ड AB है तो उसके सेगमेंट्स कौन से हैं, AX और XB, और जो कॉर्ड CD है उसके सेगमेंट्स कौन से हैं, DX और XC। उनके प्रोडक्ट्स भी हमेशा इक्वल होंगे। देखो AX इंटू XB इज इक्वल टू CX इंटू XD। तो फॉर एग्जाम्पल वो आपको ये वाली लेंथ दे देता है, ये वाली लेंथ दे देता है और ये वाली लेंथ दे देता है, और आपसे कहता है फाइंड XB।
तो अगर आप एक्चुअल मेथड से जाओगे तो पता है क्या होगा, आपको बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ेंगी, यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा, और सिमिलर करने के बाद क्या होगा कि आपको यही रेशो मिलने वाली है। अगर आपको ये क्वेश्चन प्रूव करने को आ जाता है तो आप इस और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करो, आपको ये रेशो मिल जाएगी, है ना। लेकिन अगर हमारे को MCQ आ जाता है तो हम इसको यूज़ कर लेंगे डायरेक्ट। अब आप यहाँ पर देखो बेटा, एक सीकेंट है और एक आपके पास टेंजेंट है, और ये ना कुछ ऐसे थ्योरम है कि आप जब बाद में अगर आप साइंस लेते हो या जी मेन का पेपर या कोई भी एंट्रेंस का पेपर देते हो जिसमें आपके पास सर्कल आना है, तो ये हमारे पास बड़ा ही प्यारा सा और एक बड़ा ही यूज़फुल सा शॉर्टकट है। क्या कि एक तो मेरे पास टेंजेंट है XT, ये तो खैर लाइन हुई, तो यहाँ हमने सिर्फ इसके इतने पार्ट को लिया है, पर एक है सीकेंट, तो AX इंटू BX इज इक्वल टू TX का स्क्वायर। याद कर लो इसको, हल्का सा भी ट्रिकी क्वेश्चन आते ही ये आपके पास एक बड़ा, जिसको कहते हैं ना, रामबाण है, फटाफट से यूज होगा और क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके।